नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासी सुरमा कई बार लड़ाई के ऐन बीच में रणनीति बदल देते हैं, तो कई बार वो विरोधियों को चकमा देने के लिए नई राह पर चल पड़ते हैं। नया रास्ता बिना पर तय होता है कि ये जीत की मंजिल तक ले जाएगा। समाजवादी पार्टी का दलित कार्ड इसी लीक पर उठाया गया कदम है। अखिलेश यादव लगातार बसपा को वोट बैंक चैलेंज दे रहे हैं। आज उन्होंने रायबरेली में बसपा के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया तो सियासी पारा चढ़ गया। बसपा को यह बात चुभ गई। पार्टी ने कहा कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कांशीराम के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक तय घोषित नहीं किया गया, भला वो पार्टी कांशीराम का कब से सम्मान करने लगी। बसपा के इन हमलों से बेपरवाह समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो ओबीसी और मुसलमानों के साथ दलितों को जोड़कर एक ऐसे बाहुबली समीकरण को तैयार करने में जुटी है जिसकी काट भाजपा नहीं निकाल पाएगी। उधर भाजपा कह रही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इशारा अखिलेश के पुराने प्रयोग के नाकाम होने की तरफ है। तो आज मैं आपको राजनीति की इस चुभने वाली नई जंग के हर पहलू के बारे में बताऊंगा और करूंगा बसपा के वोट बैंक पर अखिलेश यादव के कुंडली डालकर बैठने के दांव का पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। क्या अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ सीधे लड़ाई के लिए बसपा के वोट बैंक पर कब्जे की फाइनल मुहिम शुरू कर दी है? क्या इसी वजह से उन्होंने कांशीराम की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में शिरकत की? ये सवाल इस वक्त यूपी की सियासी फिजा में हर तरफ घूम रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर बसपा के खिलाफ कई निशाने साधने वाले हैं। आखिर बसपा के वोट बैंक के बाद नया टारगेट क्या होने वाला है, इसको लेकर चुभने वाली चर्चाओं का बाजार गर्म है। मायावती को अखिलेश का वोट बैंक चैलेंज। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे उनको बचाने के लिए और देश को नई दिशा में ले जाने के लिए बहुजन समाज एक साथ आने जा रहा है। अखिलेश का नया रास्ता। दलितों को कांशीराम का वास्ता। नेताजी और मान्यवर कांशीराम जी दोनों ने मिलकर के सपा बसपा का गठबंधन किया और एक समय ऐसा आया कि लोकसभा इटावा में गठबंधन से पहले नेताजी ने मान्यवर कांशीराम जी को लोकसभा में जिता करके भेजा। रायबरेली से लाल शंखनाद। बसपा के किले पर सीधा आघात। जो लोग शोषित रहे, वंचित रहे, जिनके अभाव में जीवन जिया है, वो सब लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाई उत्तर प्रदेश में करेंगे। हाथी को हराने का साइकिल फॉर्मूला। मायावती के वोट पर अखिलेश की कुंडली। बात तो चुभेगी। आज से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो कि अखिलेश यादव ने बसपा के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति का उद्घाटन किया हो। यही वजह है कि इसे बसपा के लिए अलार्म माना जा रहा है। ये सावधान संदेश की तरह है, क्योंकि ओबीसी कार्ड चलकर अखिलेश यादव ने सिर्फ मंडलवादी सियासत का पन्ना ही नहीं पलटा, बल्कि उन्होंने कांशीराम को नमन कर एक नया दांव चला है। इसका ट्रेलर कई दिनों से सामने आ रहा था, लेकिन अब फाइनल संकेत सामने आ चुके हैं जिसने बसपा के खेमे में
खलबली मचा दी। ये बसपा प्रमुख मायावती के नाम अखिलेश का सबसे बड़ा सियासी संदेश है। संदेश ये कि कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर सिर्फ मायावती की ही दावेदारी नहीं, दावेदारी हमारी भी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का वो शुरुआती दौर था और उसके बाद गठबंधन होकर के आगे बढ़े, लेकिन समाज की और देश की और राजनीतिक ताकतें ऐसी रहीं जिन्हें कभी ये अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का गठबंधन हो, इस तरह की ताकत एक साथ समाज में काम करे और लोगों को जोड़ने का काम करे। इससे पहले भी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, किन्हीं कारण परिस्थितियों की वजह से दोनों लोग साथ मिलकर के काम नहीं कर पाए। ये तस्वीर रायबरेली के गदागंज की है, जहां के दीन शाह गौरा में अखिलेश यादव ने बसपा के संस्थापक कांशीराम और सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय तक बसपा में रहे हैं। वे कभी कांशीराम के बेहद करीबी रहे, लेकिन बदले हुए सियासी दौर में अब स्वामी सपा के साथ हैं। पर कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर उनकी भी अपनी अलग दावेदारी है। इसी नाते स्वामी ने कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण के लिए न सिर्फ अखिलेश को न्योता दिया, बल्कि ये भी साफ संदेश बसपा के खेमे तक पहुंचा दिया कि अब ओबीसी के साथ ही दलितों की एकजुटता भी सपा के साथ दिखेगी। इस बार जनता के अंदर और खासकर बहुजन समाज के अंदर इस तरह का भरोसा है कि समाजवादी पार्टी और जो हमारी पार्टी के लीडरशिप है, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। सियासत का ये वो दौर है जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को ओबीसी और दलितों के हक की आवाज उठाने वाले नेताओं की कतार में पोस्टर बॉय की तरह पेश कर रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को पिछड़ों और दलितों के लिए अपमानजनक बताकर उन्होंने जिस बहस को हवा दी, वो राजनीतिक जमीन पर बड़े बवंडर का सबब बनी। लेकिन इसके जरिए स्वामी ने अपनी अलग छवि बनाने में कामयाबी जरूर हासिल की। अखिलेश यादव ने तमाम बवाल के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को इस मुद्दे पर कभी भी सार्वजनिक तौर पर ना तो नसीहत दी और ना ही चुप करवाया। इशारा साफ था। यही नहीं, अखिलेश ने शूद्रों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाकर ये साफ कर दिया कि उनकी रणनीति क्या है। फिर आया दौर कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, जिसमें अखिलेश ने स्वामी को मंच पर जगह देकर अपना इरादा साफ कर दिया कि पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद कितना ऊपर है। और अब स्वामी के बुलावे पर अखिलेश ने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके ये साफ कर दिया है कि ओबीसी कार्ड के साथ अब सपा दलित कार्ड भी चल चुकी है। अखिलेश की तरफ से कांशीराम की मूर्ति का अनावरण सीधे सीधे मायावती की सियासत को चुनौती है। हम सब लोग मिलकर के बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। आज जो बीजेपी की सरकार आपको दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े और हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं उनकी, लेकिन इस बार कोई भी उनकी मदद करने नहीं जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आती है। जाहिर है अखिलेश की ये रणनीति बसपा को चुप गई। पार्टी ने एक पल भी चुप रहना गवारा नहीं किया। समाजवादी के लोग इतना बौखला गए हैं कि इनको क्या करना क्या नहीं उनके समझ में नहीं आ रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब बहुजनों के महापुरुष हैं, पिछड़ों के महापुरुष हैं। हर समाज के लोगों को राजनीति में चेतना जो पैदा की है वो मान्यवर कांशीराम साहब ने की है। जहाँ तक मान्यवर कांशीराम जी की बात है, देश की धरोहर है, हर लोग उनको पूजता है, हर लोग उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं और कोई भी आदमी हमारी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं उनकी मूर्ति लगाता है, तो इसमें कुछ चिढ़ने वाली बात है ही नहीं। तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से पूरे देश में मान्यवर कांशीराम जी का नाम फैलेगा, तो हमें फायदा होगा ही 100%।
दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा के बीच तलवारें खींची हैं, तो भाजपा अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। पार्टी ये भी कह रही है कि चुनाव में जनता सिर्फ पीएम मोदी के काम और कमल निशान की जीत के लिए वोट करेगी। हिडन एजेंडा जब जनता को पता होता है ना, तो फिर कुछ सत्ता नहीं है, बल्कि लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। लेकिन उस समय तो काशीराम जी के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी पर गेस्ट हाउस कांड करके लगभग उनकी जान ही ले ली थी। तो सबको पता है कि ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। सपा हर चुनाव में नया प्रयोग करती है। अब ये देखना है कि कांशीराम के नाम पर हुआ ये प्रयोग क्या दलित वोटरों को पार्टी की ओर खींच पाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव के कांशीराम कार्ड पर बसपा ने चुभने वाली प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एबीपी गंगा से क्या कहा, इसकी हर बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए बसपा ने कैसे इस पर प्रतिक्रिया दी है। सपा का कांशीराम कार्ड, बसपा लाल, क्यों लाल है इसको समझिए। अखिलेश यादव मूर्ति लगाने का अब नाटक कर रहे हैं, यह बसपा की तरफ से कहा गया। दलित समाज अपने महापुरुषों का अपमान करने वालों के साथ नहीं। कांशीराम से को सपा सरकार ने निधन के बाद भी सम्मान नहीं दिया। कांशीराम के निधन पर एक दिन का भी शोक घोषित नहीं किया। सपा पूरी तरह बौखला चुकी है। विश्वनाथ पाल का यह कहना। विश्वनाथ पाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या करना क्या नहीं करना यह सपा को समझ नहीं आ रहा है। सपा ने जानबूझकर कई बार कांशीराम का अपमान किया। कांशीराम के नाम पर बनाए गए जिले का नाम अब बदल दिया गया। समाजवादी सरकार ने दलित महापुरुषों के नाम को हटाया था। ये बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा करेंगे, उसे खत्म करने वाले हैं। सपा के बड़े ओबीसी चेहरे बसपा की नर्सरी से निकले हैं। सपा क्षेत्रीय पार्टी है, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, ये सब कहना है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का। आगे बढ़ते हैं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर अखिलेश यादव को कांशीराम की मूर्ति लगाने के कार्यक्रम में पहुंचना क्यों जरूरी लगा। क्योंकि इससे पहले बसपा के संस्थापक की मूर्ति के अनावरण के किसी कार्यक्रम में उन्होंने शायद ही शिरकत की थी। अखिलेश यादव का मूर्ति दांव समझिए। बसपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की है सीधी रणनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही कट्टर बसपाई रह चुके हैं। स्वामी खुद को कांशीराम की सियासी विरासत का हकदार बताते हैं। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति पर का मौन समर्थन किया। बसपा को कमजोर पार्टी साबित करने की मुहिम, भाजपा विरोधी वोट के बखराव को रोकने के लिए बड़ा कार्ड, ओबीसी, मुस्लिम और दलित वोटरों की एकजुटता का फॉर्मूला है। तीनों वर्गों के वोट एकजुट होने से करिश्मे की उम्मीद है। दलित वोटरों को साधने के एजेंडे पर अखिलेश की रणनीति आक्रामक हुई है। बसपा को भाजपा की पिछड़ग्गू पार्टी साबित करने की भी कोशिश यहां पर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बसपा के खिलाफ महाजाल तैयार करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ भाजपा पर सीधा हमला बोला जा रहा है। अखिलेश यादव ने आज युवाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चला। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार से सीधा हिसाब मांगा, तो किसानों के मुद्दे पर साफ कर दिया कि 2024 की जंग के लिए अन्नदाता के सवाल केंद्र में होंगे। रायबरेली से अखिलेश यादव ने भाजपा पर गिन गिन कर हमला बोला। लाल टोपी वाले समर्थकों से जनता को लाल सिलेंडर का हिसाब बताने को कह दिया। हमने आपने पढ़ाई देख ली उनकी, क्या बोले 46 में 56, और वे भूल गई ये बात कि ये बात तो सब YouTube पर भी है, सोशल मीडिया पे भी है। जो बात मैंने कही वही सदन में कह रहे थे कि उनके नेता ने झूठ नहीं बोला। उनके नेता कह रहे थे कि 56 में 46 हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्होंने कहा था कि 46 में 56 है, 46 में 56। सपा अध्यक्ष ने रोजगार का मुद्दा उठाया, सीएम के दावे को नकार दिया। अखिलेश ने कहा कि 100 में सिर्फ 4 के बेरोजगार होने का दावा सरकारी है, लेकिन जमीन पर कुछ और ही आलम है। दावा करती थी कि हम गरीबों की चिंता करेंगे, तो आज गरीबों की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो केवल उद्योगपतियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस उद्योगपति की सबसे ज्यादा मदद की इन्होंने, जिसको हर तरीके से सहयोग किया, उन्हें अगर कानून बनाकर के भी मदद करनी पड़ी होगी तो बीजेपी के लोगों ने उनकी मदद की।
और जिस समय सब कारोबार उद्योग बंद थे तो आपको याद होगा दुनिया में भारत का एक उद्योगपति आगे बढ़ता चला जा रहा था। सपा अध्यक्ष ने निकाय चुनाव से पहले अपने तेवर से साफ कर दिया कि वो हर जगह जमीनी मुद्दों की आंच को हवा देंगे और अपने एजेंडे के उन तमाम मसलों को लगातार उठाते रहेंगे जिसमें उन्हें वजन नजर आता है। इसमें किसानों का मुद्दा खास है। यहाँ तो लाल लाल टोपी सरों पे देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमें समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। ये जितने लोग बैठे होंगे इनके घरों में लाल लाल सिलेंडर भी होगा। कोई ऐसा गरीब नहीं जिसको सिलेंडर सरकार ने न दिया हो। बताओ आप दोबारा सिलेंडर कितने दिनों बाद भरवा पाते हैं? भाजपा ने अखिलेश के इस चुभने वाले हमले पर करारा पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के दलित को साथ नहीं पा पाएंगे। दलितों को भी ये पता लग गया है कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहा है और उसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पर सर्वाधिक दलित एमपी, दलित एमएलए, दलित एमएलसी, दलित जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, दलित कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, दलित ब्लॉक प्रमुख और केंद्र सरकार की मेरे मंत्रिमंडल में सर्वाधिक दलित मंत्री बनाने का काम उन्होंने किया है और अंत्योदय के ऊपर ये पार्टी के सिद्धांत पर टिकी है। अखिलेश यादव ने इससे पहले पिछले दिनों अमेठी का दौरा किया था और अब वो रायबरेली पहुंचकर विरोधियों पर गरजते नजर आए। इस जनसभा में उनके निशाने पर भले भाजपा दिखी हुई, लेकिन रायबरेली की धरती पर अखिलेश का पहुंचना, समर्थकों का जोश बढ़ाना और वोट बैंक के नए समीकरण बुनना कांग्रेस के लिए भी बड़े संकेत की तरह है, क्योंकि इसी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी सांसद हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए सभी दल जमीन तैयार करने में जुट गए हैं, लेकिन इस तैयारी के बीच जुबानी जंग भी जारी है। यूपी के सियासी मैदान में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव की भिड़ंत होती दिखाई दे रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठाए थे और डिप्टी सीएम की बात शिवपाल यादव को इतनी ज्यादा चुभी कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू चुनाव के नतीजे याद दिला दिए। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की सियासी जंग जग जाहिर है। कभी सदन में तो कभी सड़क पर दोनों नेता आमने सामने होते हैं, लेकिन अब इस लड़ाई में अखिलेश के चाचा और सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल शिवपाल यादव को केशव प्रसाद मौर्य की वो बात चुभ गई है जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर कही थी। पहले डिप्टी सीएम की वो चुभने वाली बात सुनिए। अखिलेश यादव जी का बयान आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो बयान बता रहा हूं ना। सपा मतलब साथ, जो उनके साथ आए थे उनका साथ छोड़ करके कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा डूबता हुआ जहाज है। उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है 2014 में। उसका पंचर उत्तर प्रदेश की जनता ठीक नहीं करेगी और उनके साथ जो जाएगा वो जानता है कि अगर सपा डूबेगी तो वो भी डूब जाएंगे, इसलिए उनके साथ कोई रहना नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही वो सपा के हर नेता को चुभने वाली है, लेकिन शिवपाल यादव ने ऐसा पलटवार किया जो केशव प्रसाद मौर्य को चुभ सकता है। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटाने का कार्य किया है। यकीनन कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है। आप अपने भविष्य की चिंता करें सरकार, क्योंकि सिराथू का जो किस्सा है उसमें साइकिल का ही हिस्सा है। शायद इसी किस्से की टीस है जो अभी तक चुप रही है। केशव प्रसाद मौर्य जब भी सपा पर हमलावर होते हैं, सपा के नेता फौरन सिराथू का पन्ना पलट देते हैं, क्योंकि सिराथू डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए वो चुभने वाला सच है जिसे चाह कर भी वो भुला नहीं सकते। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सिराथू के सहारे डिप्टी सीएम पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, पूरे देश को दंगों की भेंट कौन चढ़ाता था सब जानते हैं। सरकार में रहते गोरखपुर, फूलपुर लोकसभा भी हारे थे, अभी अभी सिराथू भी हारे। हाल के यूपी के 3 उपचुनाव में 2 में बुरी तरह हारे, एक कैसे जीते जग जाहिर है। स्टूल वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, हमें देश बेचने वालों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच पहले भी कई बार सियासी झड़प देखी जा चुकी है और जब जब दोनों के बीच झगड़ा होता है, समाजवादी पार्टी हर बार सिराथू की याद दिलाती है।
कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को टैग करते हुए लिखा गया, आपका कमल जब सिराथू के कीचड़ में डुबोया गया था तब आप कहां थे? जब आपको बेइज्जत करके योगी जी ने स्टूल थमाया था तब आपकी ये 56 इंची जुबान कहां थी? आप जैसे निकम्मे नकारे अपने हक की लड़ाई तो लड़ नहीं पाते, अपने दल में विपक्ष पर हमला करके भड़ास निकालते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के बीच का सियासी युद्ध फिर से यूपी की राजनीति की तपिश बढ़ा रहा है और ये पूरा मामला पिछड़े वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तो ये जंग और ज्यादा तूफानी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सियासी शोर हर तरफ तेज हो रहा है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सुरक्षा को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। लगातार आगे बढ़ती तैयारियों से अलग सियासत अपनी राह पर है। तमाम सरगर्मियों के बीच जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की तो सबकी नजरें इस पर टिक गई। इसके बाद से भाजपा के ओबीसी कार्ड से भी जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि ये भेंट तब हुई जबकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार सपा के निशाने पर। निकाय चुनाव की तारीख अभी भले न आई हो, लेकिन जमीन पर तैयारी फुल स्पीड में है। विपक्ष जहां एक तरफ ओबीसी और दलित समीकरण का ताना बाना बुनने में जुटा है, तो इस बीच दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव तक की तैयारी से पर्दा उठा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम ने यूपी के लिए मार्गदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी पार्टी के स्तर पर मजबूती से किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतना विकास का काम किया है, इतने सुधार का काम किया है, इतने लोगों के जीवन को खुशहाल करने का काम किया है कि उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार अगर नगर निकाय में भी बनेगी तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी की तरह आरोप लगाते हुए फिरेंगे कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो लोगों को मालूम है सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देना अपने वोट की बर्बादी करना है और कमल को वोट देना खुशहाली को आमंत्रित करना है। निकाय चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख आने से पहले भाजपा ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए जो प्रभारी मंत्री बनाए थे उनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। 17 नगर निगमों में भाजपा ने प्रभारी मंत्री नियुक्त किए थे। अब 3 को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में प्रभारी बदल दिए गए हैं। गोरखपुर में असीम अरुण की जगह सुरेश खन्ना को प्रभार दिया गया है, तो प्रयागराज में जितिन प्रसाद की जगह स्वतंत्र देव सिंह प्रभारी बनाए गए हैं। इसी तरह मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर और वाराणसी में प्रभारी बदले गए हैं। पहले दोनों डिप्टी सीएम को भी नगर निगम का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन अब दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार संगठन की हमारे गतिविधियां, संपर्क, संवाद और अलग अलग ग्रुपों में हम लोग कार्यक्रमों, अभियानों के माध्यम से सब लोगों से मिलना जुलना हमारा रहता है। जहां तक चुनाव का विषय है, हमारे चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी दिसंबर माह में पूरी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के कारण चुनाव आगे बढ़ा। अब माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, आरक्षण की अंतिम सूची जारी हुई है, तो उस पर आपत्ति उपत्ति करेंगे लोग। आपत्ति के बाद फाइनल सूची जैसी आएगी, आयोग अधिसूचना जारी करेगा, तो हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया करके और बहुत जल्दी समय से हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। इधर सियासी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो उधर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ गृह विभाग और नगर विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जहां स्थानीय निकाय चुनाव की संभावित तारीखों पर चर्चा हुई। 760 नगरीय निकाय के लिए कुल 14,684 पदों पर मतदान होना है। 17 मेयर और 1,420 नगर निगम के पार्षदों के पद के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 199 नगर पालिका अध्यक्ष और 5,327 नगर पालिका के सदस्यों के पदों पर चुनाव होगा।
उधर 544 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद और 7,178 नगर पंचायत सदस्यों के पदों के लिए वोटिंग तय हुआ है कि 17 मेयर और 1,420 पार्षदों के पदों पर चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि बाकी सभी शेष पदों पर बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। चुनाव के चर्चा करने के लिए बुलाया था। यहाँ पे चुनाव के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा हुई है। बाकी उसके डिटेल्स जो है वो आपको राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगा। वो सारा कुछ बोलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही अधिकृत है। मैं इसके बारे में कोई जानकारी सारे पहलुओं पे यहाँ नगर विकास विभाग के भी अधिकारी थे, एडीजी एलओ साहब भी थे, सभी लोग थे। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने आने वाले आगामी चुनावों के संबंध में विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं उसकी उन्होंने समीक्षा की है और उत्तर प्रदेश पुलिस और गृह विभाग के द्वारा उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं। अब बस इंतजार इस बात का है कि निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कितनी जल्दी होता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की बात राहुल गांधी की, जिन्हें आज बड़ी राहत मिली। दरअसल सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल को जमानत दे दी। हालांकि राहुल के लिए अभी भी मुश्किल यह है कि उनकी सजा पर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, यानी राहुल की सजा बरकरार है। राहुल की तरफ से 2 साल की सजा के खिलाफ जो याचिका लगाई गई है उस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर राहुल गांधी के सूरत जाने पर फिर एक बार सियासी माहौल गर्म हो गया, क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपील के नाम पर सियासी बवाल खड़ा कर रही है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। राहुल को सूरत के कोर्ट में 13 अप्रैल तक जमानत दी। हालांकि अदालत ने उनकी सजा पर अभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। अब जब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, तभी साफ होगा कि राहुल का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है। आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। अब जब अगली सुनवाई होगी तब राहुल गांधी का पेश होना जरूरी नहीं है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन आज जब राहुल गांधी सूरत की अदालत में पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस नेताओं का हुजूम दिखा। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कानूनी प्रक्रिया है, शो स्टंट की कोई रैली तो होने नहीं जा रही। परिवार के सदस्य पर जब ऐसी बात आती तो सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर आते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी, उनके सबसे बड़े नेता पर उन कोर्ट ने अवमानना के नोटिस लिया। उस आधार पर हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत के एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 मार्च को सजा सुनाई थी। हालांकि उनकी 2 साल की सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक भी लगाई थी। अब सबके मन में यही सवाल है कि 13 अप्रैल को जब राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई होगी तब क्या होगा। इस बीच राहुल गांधी ने जमानत मिलने के बाद ट्वीट किया, जिसमें लिखा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी ने कानूनी लड़ाई की दिशा में आगे कदम बढ़ाया तो सियासत भी पीछे पीछे चली आई। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए। आज जिस प्रकार से वहाँ पर जो अपील करने वो गए हैं, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब नरसिम्हा राव जी का मामला था तो कांग्रेस नहीं गई,
जब चिदम्बरम जी का था मामला तब नहीं गई। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूँ। आज बिल्कुल वैसे लगा जैसे एक ज़माने में कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। आज कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रही है कि राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल। मुझे लगता है कि सारे कांग्रेसी, स्वयं प्रियंका गांधी जी उनकी बहन हैं, लेकिन ये सब मिल करके राहुल गांधी को निपटाना चाहते थे। लेकिन जब उनको समझ में, राहुल गांधी जी की टीम को समझ में आया होगा कि यार ये तो सब निपटाना चाहते, तो चलो जमानत ले लो। अन्यथा अगर इनको जमानत लेना था तो इतने दिन संसद का समय बर्बाद करने की नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर जमानत नहीं लेना था तो फिर आज जमानत लेने के लिए पूरा कुनबे बहुत दल बल के साथ जाना सूरत में, क्या न्यायालय पे दबाव बनाना चाहते हैं? सियासत एक तरफ और राहुल गांधी के भविष्य से जुड़े सवाल दूसरी तरफ, क्योंकि राहुल गांधी को 24 अप्रैल से पहले सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है। यही नहीं, अगर कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो राहुल की पूरी राजनीति पर ही पूर्ण विराम लग जाएगा। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सब कुछ सुनियोजित तरीके से करवा रही है। अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के तौर से इसकी यानी इंक्वायरी हो। राहुल गांधी के सामने अभी कई रास्ते खुले हैं, हालांकि वक्त कम है और इसी कम वक्त में राहुल को अपनी लड़ाई जीतनी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या यूपी में 12वीं की किताब से मुगल दरबार के इतिहास को हटा दिया गया है? ये सवाल इस वक्त बड़ा हो चला है। वजह इसको लेकर लगातार ऐसे बयानों का सामने आना जिससे उलझन बढ़ गई है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मुगलों के इतिहास को लेकर सिलेबस से हटाए जाने को सही करार दिया, तो वहीं राज्य की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि एनसीईआरटी के सिलेबस में यूपी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आपको गुलाब देवी का ताजा सफाई भी सुनाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, जिससे इस मुद्दे पर दिन भर हुई सियासत का आप अनुमान लगा पाएंगे। यूपी में अब 12वीं के छात्र मुगल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के इतिहास के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। ये परिवर्तन इसी सत्र से लागू हो रहा है। ये बदलाव भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय नाम की किताब में किया गया है। इसमें 16वीं और 17वीं सदी के मुगल दरबार के शासकों के बारे में बताया गया था। अब 12वीं के सिलेबस से ये चैप्टर हटा दिया गया है। इस बदलाव पर सियासत गर्म है। विपक्षी दलों ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। कई संगठन भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इतिहास हिंदुस्तान के अंदर महदूद नहीं है, ये इतिहास दुनिया में है। जो मुगलों ने शासन किया वो छुपा हुआ नहीं है। न मालूम कितने ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे मुगल सल्तनत के बादशाह रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गया। आज जितनी भी इमारतें आप देख रहे हैं, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार, ये सब मुगलों के जमाने की हैं। उधर राज्य सरकार अपने फैसले को सही बता रही है। सरकार अपने फैसले पर अटल है। देखिए, जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना, यह दायित्व तो है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। मुगलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीबीएसई और यूपी बोर्ड के इतिहास के 11वीं के सिलेबस में से भी इस्लाम का उदय चैप्टर हटा दिया गया है। इसके साथ ही संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति से जुड़े चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध के चैप्टर को भी अब हटा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुगलों के इतिहास को हटाने पर हो रही है। सरकारें ज्यादा दिन नहीं रहती हैं। कांग्रेस भी 30, 40, 50 साल राज करके चली गई। ऐसे ये भी हो सकता है 24 में चले जाए। जो चीज हकीकत है, जो इतिहास है,
वो कभी मिट नहीं सकता किसी के मिटाने से। इतिहास में जो मुगलों ने काम करा उसको आप पढ़िए, ये बिना पढ़े ये बातें हो रही हैं। जो गुलामी के प्रतीक हैं वो बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इसलिए भारत के गौरव की गाथाएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, जिससे बच्चों में नैतिकता भी आए और उनको स्वाभिमान उनका बुलंदी पर पहुंचे। साफ है कि अभी मुगलों के नाम पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं। इतिहास की किताब के नाम पर राजनीति के कई पन्ने पलटे जाने अभी बाकी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बातों को सुनना बेहद जरूरी है। उन्होंने ऐसी बात कही जो विवाद खड़ा करने वालों को चुभ सकती है। इससे नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ तक ये है कि मुगलों का इतिहास समाप्त किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रमात्मक तत्व है और जो लोग इस प्रकार की धारणा फैला रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि पहले तथ्यों की वास्तविक जानकारी ले लें कि 2023 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यूपी की सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी की जो भी सिलेबस है उसके आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। अब सवाल है कि क्या राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का सिर्फ इतना भर कहना है कि यह फैसला यूपी सरकार ने नहीं किया, बल्कि एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस में नया बदलाव किया गया, या फिर कोई फैसला ही नहीं हुआ। यह सिर्फ अफवाह भर थी। चुभने वाली बात यह है कि यह उलझन अब भी कायम है। ऐसे में इस मुद्दे पर एनसीईआरटी से लेकर यूपी बोर्ड तक को वास्तविक तस्वीर साफ करनी चाहिए, जिससे कोई असमंजस नहीं रहे, क्योंकि सवाल नई पीढ़ी की शिक्षा का है। बात अतीक अहमद की, जिसकी धड़कन एक बार फिर बढ़ गई। दरअसल 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में अतीक का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आज प्रयागराज पुलिस फिर से साबरमती जेल पहुंची, जहां अतीक से पूछताछ की गई। आरोप लगे थे कि 2 साल पहले अतीक ने जेल में बंद रहते हुए प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। इस मामले में अतीक का बेटा भी आरोपी है, जिसकी बैरक में तलाशी अभियान चला तो चौंकाने वाला सामान बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल पहुंची और एक बार फिर अतीक अहमद की धड़कनें बढ़ गईं। दरअसल इस बार प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद का बयान दर्ज करवाने साबरमती जेल पहुंची थी। इस बार अतीक अहमद से प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद के मामले में पूछताछ हुई। जीशान के साथ मारपीट और जान की धमकी का मामला है। इसके साथ ही जीशान अहमद से 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी गई थी। ये मामला 31 दिसंबर 2021 का है। प्रॉपर्टी डीलर अतीक का करीबी रिश्तेदार है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर कानून का शिकंजा लगातार तेजी से कसता जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज पुलिस की एक टीम गुजरात की साबरमती जेल में पहुंची है। वहां पुलिस टीम ने साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से प्रॉपर्टी डीलर जीशान के साथ रंगदारी मांगने, उसके साथ मारपीट करने, धमकी दिए जाने के मामले में पूछताछ की है, उसका बयान दर्ज किया है। साथ ही साथ उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट से हासिल किया गया बी वारंट भी साबरमती जेल में तामील कराया है। बी वारंट तामील होने का साफ मतलब है कि प्रयागराज पुलिस अब कभी भी उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ला सकती है। प्रयागराज पुलिस कोर्ट का आदेश लेकर साबरमती पहुंची थी। आरोप लगे थे कि अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद ने अपने गुर्गों के साथ जीशान अहमद की साइट पर पहुंचकर हंगामा किया था और जानलेवा हमला भी कर दिया था। इसके अलावा बुलडोजर के जरिए तोड़फोड़ भी की गई थी। आरोप लगे थे कि अली अहमद ने जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद से प्रॉपर्टी डीलर की फोन पर बात करवाई थी और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में अली और उसके दोस्तों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी। पुलिस की तफ्तीश में अतीक अहमद का नाम भी सामने आया था। अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार इन दिनों कानूनी शिकंजे में फंसा है। अतीक का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छापेमारी की। देर रात गुपचुप तरीके से ये छापेमारी की गई। इस दौरान नैनी सेंट्रल जेल में चम्मच से बनाए गए 15 चाकू, 11 लाइटर और धूम्रपान की चीजें समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले। पूरी कार्रवाई माफिया अतीक अहमद के बेटे और उसके गुर्गों पर केंद्रित थी। हालांकि अली की बैरक से पुलिस को मोबाइल फोन या कोई दूसरा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।
अतीक अहमद का नौकर राकेश और ड्राइवर कैश अहमद भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अतीक पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद का बी वारंट भी गुजरात की साबरमती जेल में तामील करवा दिया है। बी वारंट तामील होने के बाद पुलिस अब कभी भी उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ला सकती है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। प्रयागराज शूटआउट को 40 दिन होने वाले हैं, लेकिन घटना में शामिल बदमाश कहां फरार है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच मेरठ से एक बेहद चुभने वाली तस्वीर सामने आई, क्योंकि प्रयागराज की घटना में जिस बमबाज की पहचान हुई थी वो गुड्डू मुस्लिम मेरठ में छिपा था। यहां वो अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पर रुका था। कई दिनों से बदमाशों की तलाश में जुटी एसटीएफ को जैसे ही सीसीटीवी से इसका सुराग मिला, उसने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया। यह सिर्फ सीसीटीवी का फुटेज भर नहीं है, बल्कि ये तो यूपी की तेज तर्रार पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रयागराज में बमबाजी करने वाला गुड्डू मुस्लिम मार्च के महीने में भी यूपी में ही घूमता रहा। ये तस्वीर मेरठ की है, जहां गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई के घर में छिपा था। ये सीसीटीवी फुटेज 5 मार्च की सुबह का है, जब उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई के घर पहुंचा। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो शूटर्स हैं, जो गुड्डू मुस्लिम है, वो मेरठ में डॉक्टर अखलाक के इसी घर पर आकर रुका था और यहाँ से गुड्डू मुस्लिम को फंडिंग की गई थी और फंडिंग करने के बाद उसको यहाँ से दूसरे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पाताल में ढूंढ रही थी, लेकिन वो जमीन पर ही खुलेआम घूमता दिखाई दे रहा है। अब पुलिस के निशाने पर मेरठ के भवानी नगर में रहने वाला अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक है। एसटीएफ ने अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अतीक अहमद का नेटवर्क चलाने का जो काम कर रहा था वो डॉक्टर अखलाक कर रहे थे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे थे और अब जो डॉक्टर अखलाक का जो मोबाइल फ़ोन है वो कई और बड़े राज से जो पर्दा है वो उठाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाना और अंजाम देने के बाद उसके बाद जो शूटर्स जिस गाड़ी से भागे वो गाड़ी डॉक्टर अखलाक की ही थी, जो कौशाम्बी के संदीपन घाट पर मिली। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज से बस में सफर करके मेरठ पहुंचा था। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को भगाने में डॉक्टर अखलाक ने मदद की। हालांकि अखलाक के परिजन इसमें भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो बंदा किसी को कुछ नहीं पता था। अखलाक घर पे ऊपर सोया हुआ था और मैं नीचे सोई थी। उसको देख के अखलाक हिल गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी ये डर था कि कहीं ये कुछ कर न दे। अच्छा, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी, बताया ज़रूर जा रहा है कि उनके आदमी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर्दा ऐसा है कि हम लोग नहीं जानते कि जेंट्स कौन है, किसका क्या है। हमारे यहाँ नहीं है ये सब तरीके। अच्छा, पर्दा है हमारे यहाँ, पर्दा है हमारे यहाँ भी, लेकिन हम लोग नहीं जानते बाहर जेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, क्या है। और घर में फिर मैं बहन हूँ, इस एज की हो गई, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। कौन उनका क्लोज है, कौन उनका दूर है, वो इतने साल से जेल में है। इधर मेरठ से पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला, तो इस कांड पर सियासत अभी तक जारी है। मंत्री नितिन अग्रवाल के निशाने पर मदरसे हैं। उनको शक है कि प्रयागराज शूटआउट के बदमाश किसी मदरसे में छिपे हो सकते हैं। ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। उधर माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद की कार को लावारिस बताने पर थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी इस मामले में जो भी सामने आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। 2024 में मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या में तमाम विकास के काम पूरे किए जाने हैं। इन दिनों पर्यटन विभाग की तरफ से अयोध्या धाम के हवाई दर्शन शुरू किए गए हैं।
इसमें लोगों को 7 से 8 मिनट की हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाई जाती है। आज एबीपी गंगा की टीम भी इस हेलीकॉप्टर में सवार हुई और अपने दर्शकों के लिए अयोध्या के आसमान से राम नगरी की हर तस्वीर को कैमरे में कैद किया। की नगरी अयोध्या अब उस पड़ाव तक पहुंच चुकी है जहां से भव्य मंदिर निर्माण की तारीख नजदीक आ रही है। राम मंदिर का निर्माण काम अब और तेज कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट का लक्ष्य है कि इसके भूतल का काम हर हाल में अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी बात यह है कि राम मंदिर के 166 खंभों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जमीन हो या आसमान, हर जगह से मंदिर निर्माण की मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम उड़ चले हैं रामनगरी की आपको हवाई यात्रा कराने के लिए। इस समय हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ पड़ा है अयोध्या के रामनगरी के आकाश में और नीचे सरयू नदी कल बहती हुई आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या धाम की इस समय यहाँ पर अयोध्या की हवाई यात्रा, हवाई तस्वीरें पहली बार आसमान से हम एबीपी गंगा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और ये है वो खूबसूरत रामनगरी जो इस समय देश दुनिया में चर्चा में है अपनी भव्यता के लिए। जिस तरह से यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है आप सब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम जो है एक वो बनाया गया। मंदिर के सभी बीम खूबसूरत डिजाइन में तराश कर निर्माण स्थल पर पहुंचा दिए गए हैं। राम मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां महाराष्ट्र के चंद्रपुर की टीक की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। मंदिर के भूतल में कुल 12 दरवाजे लगाए जाने हैं। मंदिर का नजारा आसमान से देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या नगरी, प्रभु राम की जो नगरी है यहाँ पर आप देखें। अभी हनुमानगढ़ी के हमने आपको दर्शन कराए किस तरह से यहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आपने वो देखा तेजी के साथ में गर्भगृह का जो काम है वो लगभग काम पूरा हो गया और ये माना जा रहा है कि अपने जो लक्षित समय था उससे पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का काम 3 फेज में होना है और बड़ी बात यह है कि पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। दावा है कि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन इसी गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। श्रद्धालुओं को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। अच्छा है, एक नई दिशा दी जा रही है अयोध्या को। आने वाले समय में वाराणसी जैसा किया जाएगा। जो छोटे छोटे स्पॉट्स अपने डेवलप हो रहे हैं, सूर्य कुंड है सर, पहले सूर्य कुंड जैसा था, अभी देखेंगे एकदम अभी ऊपर से भी दिख रहा था, सूर्य ऊपर से भी दिख रहा था, उसको बहुत अच्छा बना दिया है। तो उसी तरीके से भव्य चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं और अयोध्या आने वाले समय में बस श्री राम की आशीर्वाद गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने मंच से कहा था कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। ऐसे में अधिकारी जमीन पर लगातार काम में जुटे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है। हमारा ये हेलीकॉप्टर हम देहरादून से लेके आए हैं, हेरिटेज एविएशन से। पहले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि नवरात्रि भी थी और लोगों को ऐसा मौका मिलता नहीं है कि हवा से देखे पूरे इस सुंदर नगरी को, अयोध्या को। यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 1000 मंदिर होंगे और हर एक मंदिर की एक कहानी है और स्पेशली अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है कि वो ऊपर से वो सारे मंदिर देख सकते हैं। 2024 की जब शुरुआत होगी तब देश के सामने राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा होगा। इसका धार्मिक महत्व तो है, साथ ही सियासी अहमियत भी है क्योंकि जब मंदिर तैयार होगा उसके कुछ समय बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होंगे। यानी भाजपा की पूरी कोशिश 24 के चुनाव को मंदिर के रास्ते पर ले जाने की होगी। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।